नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगराई सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में और अब हम आज क्या करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। और जब हम अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है, जी हाँ, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है जिससे कि आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो मेंडल की सफलता के बहुत सारे कारण थे, है ना। पहला तो उन्होंने मटर का पौधा लिया था क्योंकि उसमें विपर्यासी लक्षण बहुत सारे होते हैं। फिर वो 1 वर्षीय होता है। फिर उन्होंने क्या एक काम किया था, उन्होंने एक काम ये किया था कि जो उनके प्रयोग के जितने भी परिणाम आ रहे थे उनको उन्होंने लिख लिया था, है ना। और साथ में उन्होंने क्या किया था कि एक लक्षण को एक बार में लिया था, ठीक है, संकरण के। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सिद्ध किया जाता है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ये बताया गया था कि स्वतंत्रता पूर्वक जो लक्षण मेंडल ने लिए थे वो तो उस तरह के तो बने ही बने, साथ में 2 तरह के और भी बने। वो क्या थे, झुर्रीदार और चिकने बीज थे। और यहाँ पर देखो, F1 पीढ़ी में समस्त संस्थिति लंबी होती है, ये किस में होता है, ये प्रभाविता के नियम में होता है। 3:1 प्रभाविता के नियम में होता है। F2 पीढ़ी में लंबे और बौने का प्रकटन किस में होता है, प्रभाविता के नियम में। ये जो है ये किस में आया है आपका, ये आया आपका अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, यानी कि चिकने और झुर्रीदार बीजों वाले पौधे के प्रकटन द्वारा। फिर इसके बाद बात है, एक संकर संकरण की पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो जब हमने एक संकर संकरण, यानी जब मेंडल ने एक ही लक्षण लेकर के किया था, यानी लंबापन और बौनापन, तो उसने देखा कि जो F2 संतति आई उसमें 75 पौधे, यानी अगर उसने 100 पौधे लिए तो 75 कैसे थे, लंबे थे, और 25 कैसे थे, बौने थे, यानी कि 3:1 का रेशो आया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 3:1। अब आती है बात अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं या पिता कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं लक्षण और गुण, ये बात किसने सबसे पहले बताई थी, मेंडल ने बताई थी, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। F2 पीढ़ी का एक संकर और द्विसंकर लक्षण प्रारूप जो है वो बताइए। तो F2 पीढ़ी का एक संकर अनुपात तो होता है 3:1, है ना, और द्विसंकर अनुपात होता है 9:3:1, ठीक है। ये आपको पता है, एक संकर अनुपात यानी एक लक्षण लिया गया था इसमें, है ना। एक लक्षण जब लिया गया तो क्या आया था, 3:1 अनुपात। और द्विसंकर अनुपात कब आया था, आप याद कीजिए, आपको बताया गया था जब हमने पढ़ा था द्विसंकर अनुपात पढ़ा था तब भी ये वाली बात की थी। और जब हमने 2 लक्षण लिए थे, यानी कि हमने जब मेंडल का दूसरा और तीसरा नियम बताया था उस समय भी हमने ये बताया था आपको कि जब 2 लक्षण लिए गए हैं, यानी जैसे हमने लिया था राउंड बीज वाला और येलो, राउंड और येलो और ग्रीन और झुर्रीदार, है ना, ये लिए थे हमने लक्षण। तब क्या हुआ था, जो लक्षण अनुपात है यानी दिखने में जो अनुपात है वो इस तरह का आया था, 9:3:3:1 और 3:1। मेंडल ने अपने प्रयोगों का शोध पत्र कहाँ व किस संस्था में पढ़ा था। तो आप याद कीजिए, मेंडल जो है उन्होंने ब्रॉन सोसाइटी जो है ना, ब्रॉन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, इसके समक्ष जो है जब वो गए थे 8 फरवरी से 8 मार्च 1865 को, है ना, तब उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। और 1866 में सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में पादपों में संकरण के प्रयोग, ठीक है, नामक पत्रिका में से प्रकाशित किया गया था। मेंडल का मूल शोध पत्र जर्मन भाषा में है और इसको प्रोनाउंस अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जर्मन भाषा का वर्ड है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस नाम से प्रकाशित हुआ था। मेंडल के कार्यों को दोबारा खोजने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो ये आपको अच्छी तरह से अब तक तो याद हो गए होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा इसको और अपन ने भी अभी बहुत बार पढ़ा इसको, है ना। तो 3 जो वैज्ञानिक थे कौन से थे, हॉलैंड के ह्यूगो ड्यूब्रिज,
जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शैमक। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोबारा मेंडल के कार्य को खोजा। अब है लघुतरात्मक प्रश्न आपके, और इसमें आपको अंतर बताना है। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग। ठीक है, प्रभावी अप्रभावी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान है। जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। ये क्या है, इसको इनकी परिभाषा के आधार पर इनको सिद्ध किया गया। अब जब भी हम अंतर की बात करते हैं बेटा, तो एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम आंसरिंग करेंगे, है ना, जब कोई भी अंतर पूछा जाता है तो हम जब उसकी आंसरिंग करते हैं तो इस तरह से उसके पार्ट्स कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि एकदम अंतर स्पष्ट रूप से समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने समयुग्मजी और विषमयुग्मजी लिया, तो इधर इस साइड हमने लिख लिया समयुग्मजी और इधर हमने लिख लिया विषमयुग्मजी। अब समयुग्मजी में क्या होता है, तो इसमें इकाई लक्षण के लिए जो कारक हैं वो युग्म में समान होते हैं। ठीक है, जो भी कारक लिए हैं वो युग्म में कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। ये पौधा उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, समयुग्मजी कहलाता है। और ऐसे पौधे जो हैं वो एक समान, जैसे हमने शुद्ध लंबे के लिए क्या लिया था, शुद्ध लंबे के लिए हमने टी लिया था, और शुद्ध बौने के लिए हमने छोटा टी लिया था। तो ये क्या हो गए, समयुग्मजी हो गए। यहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत होगा, यानी समान नहीं होंगे, विषम युग्मजी होंगे। तो कैसे, यानी जब हमने ये और ये लिया तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी हो गए। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन। जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म, है ना, या जीन समान होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। ठीक है, ऐसे पौधे के सभी युग्मक एक समान होते हैं, जैसे शुद्ध लंबे टी, शुद्ध बौने छोटा टी। ठीक है, विशेष के लिए जो है ये शुद्ध होते हैं। और विषम युग्मजी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इकाई लक्षण के कारकों के युग्म या जीन क्या होते हैं, विपरीत प्रभाव वाले होते हैं। तो यह पौधा उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधों में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, है ना, इनको विषम युग्मजी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा टी और छोटा टी होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब प्रभावी और अप्रभावी की बात करते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले यही वाला जो है प्रभाविता का नियम दिया था, और उसने बताया था कि जो लक्षण जो है पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं उसको प्रभावी कहते हैं हम, है ना। जैसे कि उसने लंबापन और बौनापन लिया था, है ना, बड़ा टी और छोटा टी दिखाया है ना, दर्शाया हुआ है। तो लंबा और बौना पौधा, ठीक है, ऊंचाई ली थी, मतलब उसने पहला लक्षण क्या लिया था, पौधे की ऊंचाई, है ना। तो एक पौधा तो था लंबा और एक पौधा था बौना। तो जब उसने पहली पीढ़ी में देखा, पहली पीढ़ी में जब उसने देखा कि भाई सभी पौधे कैसे थे, दिखने में, है ना, दिखने में कैसे थे सभी पौधे दिखने में लंबे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लंबेपन ने अपना प्रभाव डाला। तो लंबापन क्या हो गया, प्रभावी हो गया, है ना, और बौनापन क्या हुआ, अप्रभावी हो गया। ठीक है, यही बात यहाँ पर जो है शब्दों में समझाई गई है। जीवधारी के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में रहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण किसी विशेष कारक या जीन के युग्म से निर्देशित होता है। ये हमने समयुग्मजी में भी पढ़ी ये वाली बात। ठीक है, इस जीन युग्म का एक कारक माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। अब इसका जो कारक प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, एक कारक तो होता है पिता, यहाँ पिता से या माता से। अभी हम बात अगर हम पेड़ पौधों की करें तो हम बड़ा टी करके, अब इसके जब युग्मक बनते हैं तो एक युग्मक तो आता है इधर से, एक युग्मक आता है इधर से, है ना। अब यहाँ पर दोनों युग्मक हैं, इधर से आया हुआ, मतलब इस लक्षण का युग्मक भी और इस लक्षण का युग्मक भी आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जब दोनों युग्मक हैं, दोनों युग्मक ने आकर के इसको बनाया, है ना, तब ये जो वाला प्रभावी है, ये वाला क्या है, ये अपना लक्षण दिखाता है, दिखाने में लक्षण दिखाता है, लंबापन, है ना। तो ये अप्रभावी हो गया और ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है। एक युग्म के दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं।
ऐसे युग्म का केवल एक ही जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये जब विषम युग्मी होते हैं तो केवल एक ही जीन अपना प्रभाव जो है बताता है। जब भी विषम युग्मी होंगे तब अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कारक को प्रभावी कारक कहते हैं। प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर टी से लिखा है, देखिए यहाँ पर है ना, हमने बड़े लेटर से लिखा है ना, बड़े टी से लिखते हैं ना, कैपिटल से दर्शाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक युग्म के दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। ऐसे युग्म का केवल एक ही जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, दूसरा नहीं करता। वो क्या होता है? अप्रभाविता होती है। और इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से, जैसे हमने यहाँ पर इस टी को स्मॉल लेटर से लिखा है ना। फिर बात आती है जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप में अंतर बताइए। तो ये भी आप बहुत अच्छी तरह, आपको पता है, मैं जानती हूँ, अब आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया होगा। हमने जब बात की थी कि जीन प्ररूप क्या होता है, जीन प्ररूप होता है जब व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना है ना, जो कि नर या मादा जनक, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जब हम पौधे की बात कर रहे हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे की बात कर रहे हैं, तो दोनों से ले रहे हैं, है ना। वंशानुक्रम में प्राप्त करते हैं तो जीन प्रारूप कहलाते हैं। विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधों का जीन प्रारूप RR है, ठीक है। ऐसे ही विशुद्ध लंबे पौधों का TT है, विशुद्ध बौने पौधों का, ठीक है, छोटा टी है। ये क्या है? ये जीन प्रारूप है, ठीक। जैसे कि जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, या पहला एक संकर अनुपात में बात की थी, एक संकर का जब जीन अनुपात देखा था तब हमने उसको क्या देखा था? 1:2:1, है ना। उसका लक्षण अनुपात तो क्या था? 3:1। ये तो था लक्षण अनुपात। ये था जीनीय अनुपात। ये जीनीय अनुपात क्यों था? क्योंकि एक जो पौधा था, एक पौधा शुद्ध लंबा था, दो पौधे संकर लंबे थे, और एक पौधा क्या था? शुद्ध बौना था, है ना। तो ये क्या है? ये जीन्स के अनुसार है। ये अनुपात क्या हो गया? जीनी अनुपात हो गया, ठीक है। और ये हो गया लक्षण अनुपात, यानी दिखने में कैसे थे? 3:1। ये तो थे लंबे और ये एक था बौना, है ना। जो मैंने वापस आपको एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि अगर 100 पौधे हमने लिए हैं तो 100 में से 75 कैसे थे? लंबे थे दिखने में, और 25 कैसे थे? दिखने में बौने थे। तो उनका जब अनुपात निकालेंगे तो 3:1 ही आएगा, है ना। तो उसी तरह से ये हो गए लक्षण अनुपात, यानी दिखने में कैसे थे, ठीक। एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस में क्या अंतर है? तो एक संकर क्रॉस में जब एक ही लक्षण को लेकर के और कार्य किया गया, है ना, एक ही तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रख करके जब कार्य किया मेंडल ने, तो उसको उसने क्या कहा? एक संकर क्रॉस, है ना। शुद्ध जनकों में संकरण कराया, इसे क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। प्रथम पीढ़ी क्या करती है? प्रभावी जो लक्षण होता है उसको दर्शाती है, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी जो है उसमें 3:1 अनुपात आता है। दूसरी पीढ़ी में क्या आता है? 3:1 का अनुपात आता है, जो अपन ने भी पिछली में भी बात की थी। इसी तरह से द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस में तुलनात्मक रूप से दो लक्षण लेकर के और उस पर कार्य किया गया, उन्हें क्रॉस कराया गया, और उसमें क्या अनुपात आता है? उसमें अनुपात आपका आता है F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी के लिए F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया, है ना। तब इसमें भी F1 पीढ़ी में जो भी हमने लक्षण लिए हैं, 2 लक्षण लिए हैं, तो जो प्रभावी होगा वही आएगा, है ना। अब यहाँ पर F2 पीढ़ी में क्या होगा? 9:3:3:1 का अनुपात आएगा, ठीक है। ये लक्षण अनुपात आएगा। जैसे शुद्ध पीले और गोल बीज वाले, है ना, और अरे मतलब ये जब ये वाला कराया गया था RR और बड़ा वाई, इसमें, और ये क्या था? ये तो था आपका ये तो आपका था राउंड, R से राउंड और Y से येलो, गोल और पीला। छोटे R को हमने क्या लिया? छोटे R को हमने लिया रिंकल्ड, है ना, और छोटे Y को हमने लिया ग्रीन, ठीक है। तो इस पे जब क्रॉस कराया गया था तो 2 लक्षण लिए ना, लक्षण 2 हो गए। एक तो हो गया बीज का आकार,
और एक हो गया वो बीज जो है वो किस कलर का है ना, तो उसमें आकार जो है रिंकल्ड है और ग्रीन कलर का है, इसमें वो राउंड है, बिल्कुल चिकना है, चिकना गोल, और कैसा है, येलो कलर का है। तो दो लक्षण लेकर के जब किया तो इनका अनुपात क्या आया था, 9:3:3:1 का अनुपात आया था। मेंडल की सफलता के कारण बताइए। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, इस पे हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि मेंडल की सफलता का कारण था, एक तो उसने मटर का पौधा लिया था जो 1 वर्षीय होता है, फिर उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि जो गणितीय तर्क जो है उस पर प्रयोग किए थे, यानी जो उसने जो भी अपना कार्य किया वो एकदम से परिशुद्ध त्रुटि रहित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो मदद करता है। जैविक प्रक्रिया में जो व्याख्या है वो सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय तर्कों का उसने इसमें प्रयोग किया, और साथ ही उसने क्या किया कि प्रयोगों में प्रतिदर्शों की बड़ी संख्या में जो है विश्वसनीयता से प्राप्त की। वो जो आंकड़े मिले उसको वो उसने बहुत बार किया, लगभग उसने 30,000 मटर के पौधों पर ये काम किया था, है ना, तो काफ़ी उसने मेहनत की थी। साथ ही उसने पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया, जो भी उसने कार्य किया उसका पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया और निष्कर्षों की पुष्टि से सिद्ध किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत परिणाम जो है वो वंशागति के सामान्य नियम प्रदर्शित करते हैं। फिर उसने क्या कहा, जो मटर की बात अपन कर रहे थे कि उसने मटर का पौधा लिया, यही सबसे पहली तो सफलता का कारण यही था क्योंकि उसके अंदर विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। वो जो है 1 वर्ष के अंदर ही जो है अपना कार्यकाल जो है जीवन काल पूरा कर लेता है ना। ये बात जो थी, इसी बात ने मेंडल को सफलता दिलाई थी। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर को ही क्यों चुना। अब मटर को ही उसने क्यों चुना, ये बात अपन ने की हुई है कि मटर जो है वो सबसे पहले एक तो 1 वर्षीय होता है वो, यानी 1 साल में ही अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। फिर मटर के अंदर बहुत सारे विपर्यासी लक्षण उपस्थित होते हैं। मेंडल ने जो है 7 तरह के विपर्यासी लक्षण लिए थे। जैसे उसने कौन कौन से लिए थे आपको ध्यान होगा, शेप लिया था, यानी बीज जो है वो गोल है या रिंकल्ड है। फिर बीज का कलर, यानी बीज का कलर जो है वो येलो है या ग्रीन है, ठीक है। फिर फली का कलर, फली जो है ग्रीन है या येलो है। साथ में फिर उसने क्या लिया, फली का शेप ले लिया, है ना, फली एक तो चिपकी हुई थी और एक थोड़ी मोटी थी। फिर जो प्लांट की हाइट है ना, ऊंचाई की, लंबा और बौना पौधा। फिर उसने क्या लिया, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो है वो कक्षीय है या अक्षीय है ना। कक्षीय तो होता है वो कक्ष में लगा होता है और अक्षीय जो होता है वो ऊपर होता है बिल्कुल टॉप पर, है ना। फिर फूल का कलर जो है वो पर्पल है या वाइट है। तो इतने सारे विपर्यासी उसको लक्षण एक ही पौधे में मिल गए, तो इसलिए भी मटर का पौधा उसको चुनना आसान लगा। फिर उसने क्या किया, ये तो आपका हो गया ना। फिर उसने और क्या किया, और उसने बताया कि मटर का पौधा जो है वो स्वपरागित होता है, यानी कि मटर के जो पौधे के अगर फूल को आप देखेंगे तो उसके पुंकेसर ही उसकी वर्तिका पर गिर करके और परागण की क्रिया कर देते हैं, है ना। तो स्वपरागित भी होता है, साथ ही इसमें पर परागण भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो स्वपरागित होने से क्या फायदा होता है कि इसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण है वो शुद्ध होते हैं एकदम से, है ना। और परागण जो है आसानी से इसने कराया था, पर परागण भी कराया जा सकता है। कैसे कराया था, इसने विपुंसन की क्रिया की थी, है ना। उसमें क्या किया था, इसने वर्तिकाग्र जो है उसको परिपक्व होने से पहले ही उसके पुंकेसर क्या किए थे, काट दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से उसमें वो भी कराया जा सकता है, ठीक है। इसलिए उसने मटर का पौधा जो है अपने काम के लिए चुना। तो यहाँ तक आपके अति लघुतरात्मक, बहुवैकल्पिक और लघुतरात्मक ये प्रश्न जो हैं पूर्ण हो गए हैं। अब हम जो है करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की बात, जो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इन प्रश्नों पर एक नज़र डाल लीजिए और हम मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।